नमस्कार, मैं हूँ पूजा और मेरे साथ उपस्थित हैं मेरे को-होस्ट दिलीप और आप हमें सुन रहे हैं द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट पर। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नए साल की शुरुआत और साथ में ठंड का मौसम। दिलीप, मैं सोच रही हूँ क्यों ना नए साल की शुरुआत हम कुछ मीठे से करें, क्या ख्याल है आपका? Well, not a bad idea. We can do that, and since this is our first podcast of 2019, we should definitely make something sweet. वैसे तो मेरे पास आज 2 मीठी रेसिपी हैं शेयर करने के लिए, जिसमें एक है आटे का हलवा और दूसरा गाजर का हलवा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम गाजर का हलवा बनाते हैं, क्योंकि आटे का हलवा तो हम कभी भी बना सकते हैं, पर गाजर का हलवा हम बाद में नहीं बना सकते हैं। बाद में नहीं बना सकते हैं? What do you mean by that? बाद में नहीं बना सकते हैं, इससे मेरा ये मतलब है कि दिल्ली कैरेट जो सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है वो बाद में नहीं मिलेगी, और क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो ये गाजर मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो अगर तो आपको भी लाल गाजर का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद है तो चलिए बनाते हैं आप और हम मिलकर गाजर का हलवा। But before we make gajar ka halwa, do you remember we asked our listeners about some of the problems that they face while working in the kitchen? Yeah, I do remember, और मुझे ये भी याद है कि हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि हम उन्हें 5 ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे कि किचन में काम करते वक्त ना तो सिर्फ उनका काम आसान हो जाएगा, बल्कि वो काम करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। और हाँ, आज मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ वो मेरा अपना अनुभव है, जो कि मुझे यकीन है कि आप सबको भी पसंद आएगी। और ना आए तो कोई बात नहीं, पसंद ना पसंद तो अपनी होती है, नहीं? That is true. So I think we can share those 5 tips to avoid a messy kitchen with our listeners. तो लिसनर्स, पहला टिप ये है, स्टार्ट विद अ क्लीन किचन। दिन की शुरुआत हमेशा साफ किचन से करें, जैसे कि सिंक में जो बर्तन है वो रात में ही क्लीन कर लें, चीजों को अपनी जगह पर रख दें, क्योंकि सुबह उठकर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, काम करते वक्त ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। So in short, your kitchen should be spotless and sink should be empty before you even begin cooking. Adding to an existing mess will stress you out even more, right? That's right. और दूसरा टिप, simplify your kitchen with clutter-free countertops. काउंटरटॉप को आप डंपिंग ग्राउंड ना समझें। चीजों को उसे यूज करने के बाद कोशिश करें कि उनको उन्हीं की जगहों पर वापस रखें, नहीं तो काम खत्म करने के बाद साफ सफाई करने में आप बहुत ही ज्यादा समय नष्ट करेंगे। That I agree with, because that's something that I keep doing, because it is important to maintain a clutter-free countertops, because it takes a hell lot of effort, especially while you're cooking and working in the kitchen. It can get out of control if you're not careful, and the rest of the kitchen will start to look messier, just like how it looks when I get into the kitchen to cook something. Well, that's right. तो चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की ओर, और वो ये है कि प्लान बिफोर यू स्टार्ट। थोड़ा सा वक्त आप हमेशा चीजों को प्लान करने के लिए रखें, जैसे कि आप अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, क्या क्या चीज पील करनी है, क्या क्या चीजें चॉप करनी है, या फिर क्या मेजर करनी है। कुछ चीजों को आप एक दिन पहले करके रख सकते हैं, वो पहले कर लें। जैसे कि कई बार होता है ना कि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जी बनानी है, उसमें हमें गार्लिक की जरूरत है, जिंजर की जरूरत है, तो उसे हम पील करके अगर रख लेंगे तो दूसरे दिन हमें काफी आसानी हो जाती है काम करने में, और हमारा किचन जो है वो ज्यादा मेसी नहीं होता। Yeah, so it's a normal approach that you should carry for anything. So it is important that you think what is it that you're going to do for the next day.
just like in everything else, in your kitchen also you need to do that. Think what you're going to make for the next day, and if possible, do the chopping work a day before, and if you want to do it on the same day, then chop and measure everything at the same time to limit how many times you have to wash your cutting board and measuring cups. So that way it'll be easier for you. You will not have to clean and re-clean your chopping board and your measuring cups. तो चौथा टिप ये है श्रोताओं आपके लिए कि पिक द राइट टूल्स फॉर द जॉब। कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर मान लीजिए कि आटा गूंदना है और हम कोई बाउल पिक करते हैं उसे गूंदने के लिए, और आटा गूंदते गूंदते हमें पता चलता है कि अरे इस बाउल में ना आटा गूंद नहीं पाएंगे, हमें शायद दूसरा बाउल लेना पड़ेगा, शायद इससे थोड़ा बड़ा बाउल लेना पड़ेगा। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक बाउल की जगह हम 2 बाउल गंदा कर देते हैं। और इसी तरीके से कई और रेसिपीज बनाने के लिए भी हम वही सेम चीज दोहराते हैं। तो इससे क्या होता है कि बर्तन हमारे सिंक में बहुत ज्यादा नजर आने लग जाते हैं और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हम बस साफ करते रह जाते हैं। तो इससे हमारा टाइम बहुत ही वेस्ट होता है, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। I think it is also important that when you pick the right tools, what it also means is that there are times where the recipe that you're cooking requires 2 different kind of bowls, and if you're able to plan it well, you might be able to save one of those bowls by using and reusing that same bowl that you used at the initial stage. That way the number of utensils that you will have to wash is reduced, so you'll save washing one extra bowl which is actually unnecessary, right? Yeah, that's right. In fact, basically कहने का मतलब ये है कि बेटर है कि अगर आपको लग रहा है थोड़े से आप डाउटफुल हैं, तो बेटर है कि आप थोड़ा बड़ा बाउल ही यूज करें। इससे कम से कम आपको एक ही बाउल धोने की जरूरत पड़ेगी। Yeah, that is right. तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी 5वीं टिप्स की ओर, और वो ये है यूज अ गार्बेज बाउल। किचन में काम की शुरुआत और साथ में गार्बेज बाउल, इस चीज का मैं अक्सर हमेशा ध्यान रखती हूँ। फिर चाहे सब्जियों का छिलका हो और या फिर ड्राई वेस्ट, कई बार तो मैं 2 बाउल रखती हूँ और काम खत्म हो जाने पर सारा कचरा वेस्ट बिन में एक साथ ही डालती हूँ। बेसिकली श्रोताओं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप सब्जियां काट रहे हो, छील रहे हो, तो कचरा एक ऐसा चीज है कि जब आप शुरू करते हैं काम की शुरुआत करते हैं तो कचरा होता ही होता है। और डिफरेंट जैसे ड्राई वेस्ट हो गया, पेपर्स हो गए, किसी पैकेट को आपने फाड़ा तो उसके वो कचरा हो गया। तो हमें ना कई बार ऐसा होता है कि हम जब डस्टबिन के पास जाते हैं उसे फेंकने के लिए, तो कई बार हम कुछ कचरा नीचे गिराते हैं और कुछ डस्टबिन में जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा काम बढ़ जाता है। तो बजाय उसके हमें बेटर है कि कोई भी एक बड़ा सा बाउल ले लें। जब भी आप कटिंग चॉपिंग कुछ भी करें, वो बाउल अपने काउंटर टॉप पे रखें और इमीडिएटली उसे ट्रांसफर करते जाए उस कचरे को, और लास्ट में जब आपका सारा काम किचन का खत्म हो गया हो, तब उन सारे कचरे को एक साथ जाकर वेस्ट बिन में डाल दें। तो इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। A garbage bowl is something that is very important, and like what you said, Pooja, it actually helps accumulate all of the garbage at one place, and when all of the work is done, it is easy for you to dispose it off. So instead of walking over to the trash can with a handful of peelings or scraps, you can gather all of these garbage into that one bowl, and when everything is done and while you're cleaning your kitchen top and organizing everything, just take all of these waste and drop it into the garbage bin. It is very easy to do and it will save you a lot of time. So at the end of the day, what you mean to say is keep your kitchen organized, right? That's right, Dilip. So, listeners, if there is a place for everything, then everything can easily go back to its place when you're finished. Keeping a clean kitchen is essential to keeping a clean house. It takes some time and effort, but I promise the payoff is so worth it. Coming home to a clean kitchen is amazing. Cooking in a clean kitchen is more exciting. Waking up to a clean kitchen is encouraging. It will lift your spirits and help your days to be less stressful and overwhelming. So what's your best tip to keep a kitchen clean? Do not forget to let us know by commenting or emailing us using the contact us button on thetasteofindia.com. तो फिर दिलीप बढ़ते हैं अब आज की रेसिपी की ओर। शायद हमने हमारे श्रोताओं को ज्यादा ही टाइम ले लिया है।
Absolutely, Pooja. So let's get started with गाजर का हलवा. Sure. तो श्रोताओं, सबसे पहले लिखिए कि गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी. गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे लाल गाजर, जो कि विंटर में अवेलेबल होती है, बहुत ही इजीली मिलती है. और वो हम लेंगे 1 kg, जिसे ग्रेट करने के बाद तकरीबन आपको 5 कप ग्रेटेड कैरेट मिलेगा. घी जो है हम लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून. दूध जो है 1 लीटर यानी कि 4 कप फुल क्रीम मिल्क लेना है इसके लिए. इलायची जो है 7 से 8 पीस लेंगे, उसे हम अच्छे से पाउडर कर लेंगे. शुगर जो है वो 10 टेबलस्पून लेंगे. अगर आप और भी ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. किशमिश जो है वो थोड़े से ले लें. कैश्यू जो है तकरीबन 20 से 25 पीस ले लें. और बादाम 15 से 20 पीस ले लें और उसे आप चॉप कर लें. So the ingredients for this recipe are, we'll need tender juicy carrot, about 1 kg. It comes to about 5 cups once you grate them. And this is a carrot that we call as a Delhi carrot in India because it normally comes from the northern side of India. It has a reddish color. It's not the orange colored carrot. You will need ghee, which is about 5 tablespoons. Milk 1 liter or equivalent to about 4 cup full cream milk. Cardamom about 7 to 8 pieces powdered. Sugar about 10 tablespoons. Raisins a handful. Whole cashew 20 to 25, almond 15 to 20 chopped. तो फिर आइए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं. इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम सबसे पहले गाजर को जो है अच्छे से धो लेंगे, पील कर लेंगे और उसके बाद ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे. और उसके बाद हम एक हैवी बॉटम कढ़ाई में जो है घी डालेंगे. और ध्यान रहे कि जब आप घी डालें तो उसे हमें बहुत गर्म नहीं करना है. इमीडिएटली आपको उसमें कैरेट डालना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे. और उसके बाद इमीडिएटली हम उसमें मिल्क यानी कि दूध डाल देंगे और इस मिक्सचर को हम मीडियम फ्लेम पे पहले बॉईल आने देंगे. So first of all, rinse, peel and then grate the carrots with a grater. Then add ghee in a heavy bottomed pan or kadhai. Then add carrot to it and give it a nice stir. Immediately add milk to it and let this mixture boil on a medium flame. उसके बाद जो है हम आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और गाजर के हलवा को हम पकाएंगे. और जब हम देखेंगे कि जो दूध है उसका क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है, इनफैक्ट 75 to 80% रिड्यूस हो गया है तब, और हम देखेंगे कि साइड में से आप देखेंगे कि बिल्कुल वाइट कलर का, सफेद कलर का जो है खोया जैसा निकल रहा है उसमें से, तब हम उस टाइम पर इसमें डालेंगे शुगर. और शुगर डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलाना है. और जब हलवा बिल्कुल ड्राई हो जाए, शुगर बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है हलवे के अंदर, तब हम इसके अंदर हम डालेंगे कैश्यू, आमंड, किशमिश और इलायची का पाउडर. और इन सारी चीजों को एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक रखेंगे स्टव पर और फिर गैस बंद कर देंगे. और बस हो गया हमारा हलवा तैयार. इसे आप सर्व करें गरम या ठंडा, बिल्कुल आपके ऊपर है. So once you've put the mixture to boil on a medium flame, reduce it to a low flame and then let it simmer, stirring in between. Let the grated carrot cook in the milk. Now once you see that the milk started reducing and it's reduced to about 70 to 80% and evaporated, leaving behind a thick khoya on the sides, add sugar to it. Then stir well and continue to cook, stirring in between till the sugar is absorbed and the halwa becomes dry again. Then it's time to add cashews, almond, raisins and the powdered cardamom and give everything a nice mix. You will see that the halwa starts to leave the side of the frying pan. When you see that, turn off the gas. You can serve this halwa hot or cold, entirely depends upon you. जी हाँ श्रोताओं, इसे आप कैसे भी खा सकते हैं. इनफैक्ट इसे आप फ्रिज में कुछ दिन रख कर बाद में इसे गर्म कर कर भी खा सकते हैं. तो अब चलिए बारी है आज के टिप्स की, और वो ये है कि जो हम घी डालते हैं कढ़ाई में, बिल्कुल अवॉइड करें कि वो आप कैरेट को जो है घी में बहुत देर तक पकाएं नहीं. इससे क्या होगा कि फ्राई अगर आप करेंगे तो हलवा का जो कलर है वो थोड़ा डार्क होता जाएगा और कैरेट और मिल्क जो है वो
बेहतर ये होगा कि आप उसे दोनों को एक साथ ही डालें, और घी को है अगर आप चाहें तो बाद में डाल सकते हैं। जब आप देखें कि 70 से 75% दूध जो है बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, तब भी आप घी डाल सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घी पहले डालना ही है। दूसरी टिप ये है कि जो आप ग्रेट करेंगे कैरेट को, वो थिकनेस जो है उसका मीडियम होना चाहिए, ना तो वो ज्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज्यादा मोटा होना चाहिए। और तीसरा टिप ये है कि प्रेफर करें कि गाजर का हलवा हमेशा आप लाल गाजर से ही बनाएं। इनफैक्ट विंटर में बनाएं और लाल गाजर से ही बनाएं, क्योंकि वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है और देखने में भी बहुत ही सुंदर होती है। तो श्रोताओं, गाजर का हलवा बनाना कुछ बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल बस एक ही चीज है कि इसमें आपको ग्रेट करना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि गाजर का हलवा जब बनाते हैं तो आप बेटर होगा कि जब आपको बहुत सारी चीजें और कुक करनी है तो एक स्टव पे आप गाजर का हलवा बनाएं और दूसरे स्टव पे आप बाकी चीजें पका सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका गाजर का हलवा आसानी से बन जाएगा और तब तक में आपकी बाकी सारी चीजें भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो बस आप बीच बीच में चलाना है जब तक कि उसका मिल्क बिल्कुल रिड्यूस ना हो जाए। That's another great tip to utilizing your time in a better way. Exactly, because ऐसा ही मैं हमेशा करती हूँ श्रोताओं, क्योंकि इससे आपका टाइम का बचत होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ कैरेट का हलवा बनाने जाएंगे किचन में तो आप सोच कर देखिए ये ऑलमोस्ट ऐसे 2 घंटा लग जाता है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो आप 2 घंटा सिर्फ एक रेसिपी को बनाएंगे, जबकि अगर आप खाना बनाते वक्त इसे एक स्टव पे रख देंगे और बाकी के 3 स्टव पर कुछ और पका रहे हो तो इससे बड़ी आसानी से आपकी बाकी की चीजें पक जाती है और गाजर का हलवा भी तैयार हो जाता है। That is right. So the tips for this recipe is very simple. One of the most important things that you need to keep in mind is that you should avoid frying the carrot in ghee because it changes its colors and it makes the halwa look a little black. And prefer using the red carrots because that has a very nice taste. So that is why we recommend making gajar ka halwa during winters, because this carrot is available during winters. And grate the carrots to a medium thickness, because if you grate them too thin, the halwa will become mushy, and if too thick, the pieces will stand out. So ensure that you are grating it to a medium thickness. So I think that is all that we have for this episode, Pooja. या दैट इज ऑल दिलीप। तो बस श्रोताओं, बनाइए गाजर का हलवा। विंटर बस खत्म ही होने वाला है, जल्दी से जाइए गाजर खरीदिए और बना डालिए गाजर का हलवा। ये ना तो सिर्फ टेस्टी होती है, ये हेल्दी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें घी है, ड्राई फ्रूट्स है और गाजर है। That is right. So don't forget to let us know how it went once you make gajar ka halwa at home. So that is it for this episode from the two of us. Don't forget to subscribe to the podcast to stay updated with the latest. Do let us know your thoughts, your reviews, and give us a genuine rating on iTunes, because that helps in the overall ranking of the show. And just to remind you all, we are just 4 episodes away from our 100th episode. Don't forget to send in your recipe and get featured on the Taste of India podcast. Use the contact us button on thetasteofindia.com to get in touch with us or send us your recipe. Or if you've made something that you saw on the Taste of India, do write to us and tell us your thoughts, and we would like to feature you on the Taste of India podcast. So keep listening to the Taste of India podcast. We are available on pretty much all the podcast platforms, including iTunes, Google Podcasts, Savan, and almost all the other podcast platforms. So we'll come back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast and have a great weekend ahead.